आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मैथमेटिकल मॉडल ऑफ वायरलेस चैनल। आज हम मैथमेटिकली कैरेक्टराइज करने की कोशिश करेंगे वायरलेस चैनल को। ये हमारा ट्रांसमीटर है और ये हमारा मोबाइल रिसीवर है। हमारे ट्रांसमीटर से रिसीवर को सिग्नल जाएगा, ये लाइन ऑफ साइट पाथ है। पर हमारे वायरलेस एनवायरनमेंट में बहुत से सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, तो सिर्फ लाइन ऑफ साइट पाथ ही नहीं होगा ट्रांसमीटर और मोबाइल रिसीवर के बीच में। ये देख लो, ये ट्रीज है मान लो, तो ट्रीज से टकरा के भी जाएगा सिग्नल इसको। वैसी बिल्डिंग्स भी होंगी तो बिल्डिंग से टकरा के भी जाएगा। बहुत से ऑब्जेक्ट होंगे हमारे वायरलेस एनवायरनमेंट में, उन सब से टकरा के जा सकता है हमारा सिग्नल। सिर्फ लाइन ऑफ साइट पाथ ही नहीं होगा, इसके अलावा कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि बसेस, कार्स। तो ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट्स होंगे, बहुत से मल्टीपाथ्स होंगे जिनसे हमारा सिग्नल रिसीवर को पहुंचेगा। इनको नाम दिया जाएगा मल्टीपाथ्स। तो सिंगल पाथ नहीं होगा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, बहुत से मल्टी पाथ होंगे। बहुत से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स भी होंगे और मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी होंगे हमारे सराउंडिंग में। उनसे रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग और डायफ्रैक्शन के बाद हमारा सिग्नल रिसीवर को पहुंचेगा। तीन फिनोमेना सामने आएंगे: रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग। तो हमारा सिग्नल डिफरेंट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो सकता है, डायफ्रैक्ट हो सकता है और स्कैटर हो सकता है। तो मल्टीपल पाथ्स होंगे हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, इन अपोजिट टू वायर चैनल। वायर चैनल में सिर्फ सिंगल पाथ होता था, लेकिन वायरलेस चैनल में हमारे मल्टी पाथ्स होंगे। तो वायरलेस चैनल का एनवायरनमेंट कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपेरिजन टू वायर चैनल, क्योंकि इसमें हमारे पास मल्टी पाथ्स होंगे ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। और हर पाथ का एक यूनिक अटेन्युएशन फैक्टर होगा, एक डिले फैक्टर होगा। लेट अस सपोज हम इंपल्स सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो जो इस पाथ से पहुंचेगा हमारा सिग्नल, उसका एक यूनिक अटेन्युएशन फैक्टर होगा, इसको ए नॉट मान लेते हैं। और उसका एक यूनिट डिले भी होगा, जिसको हम टॉ नॉट से डिनोट कर रहे हैं। दूसरे पाथ का अटेन्युएशन फैक्टर डिफरेंट होगा, दूसरे पाथ से डिफरेंट अटेन्युएशन के बाद पहुंचेगा हमारा सिग्नल, और डिले भी डिफरेंट होगा। या ये देख लो, जैसे ये पाथ का डिस्टेंस कम है और ये पाथ का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इस पाथ में डिले ज़्यादा एसोसिएटेड होगा। अगर इस पाथ में हम डिले टॉ नॉट ले रहे हैं, तो इसमें डिले डिफरेंट होगा और अटेन्युएशन भी डिफरेंट होगा। तो हर पाथ का एक यूनिक अटेन्युएशन फैक्टर होगा और एक यूनिक डिले होगा। ये अटेन्युएशन है और ये डिले फैक्टर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायरलेस चैनल इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिक डिले, जिसको टॉ से डिनोट करेंगे, एंड अटेन्युएशन, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। हर पाथ का डिफरेंट होगा, जैसे इस पाथ का A1 होगा और डिले इसमें T1 होगा। इस पाथ का हम A2 ले लेते हैं और हमारा इंपल्स रिस्पॉन्स डिले T2 के बाद पहुंचेगा। इस पाथ में अगर अटेन्युएशन फैक्टर A3 है, तो हमारा सिग्नल डिले T3 के बाद पहुंच रहा है। तो अगर ऐसे ऐसे अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पाथ्स है, तो हर पाथ का एक यूनिक अटेन्युएशन फैक्टर होगा, T0। सेकेंड पाथ का A1, T1, ऐसे ऐसे हमारे पास n-1 नंबर ऑफ पाथ्स है। हर पाथ का यूनिक अटेन्युएशन फैक्टर आएगा और यूनिक डिले आएगा। इस पाथ में ज़्यादा अटेन्युएशन हो सकती है, इस पाथ में कम हो सकती है, और डिले भी डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जो शॉर्टर डिस्टेंस पाथ है उसका डिले कम होगा, जो लॉन्गर डिस्टेंस वाला पाथ है उसका डिले ज़्यादा होगा। तो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है आ जाएगा, अगर हम इम्पल्स सिग्नल भेजते हैं तो सम ऑफ ऑल पाथ्स आएगा हमारे इम्पल्स सिग्नल। इट विल बी इक्वल टू A0 डेल ऑफ T माइनस टॉ नॉट प्लस A1 डेल ऑफ T माइनस टॉ 1। ऐसे ऐसे हमारे n-1 नंबर ऑफ पाथ है, तो AL-1 डेल T माइनस टॉ L-1। तो हमारा जो रिसीवर को सिग्नल पहुंचेगा वो समेशन होगा, सभी पास के सिग्नल का समेशन होगा। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल पास, समेशन I इज इक्वल टू 0 टू L-1। अगर हमारे पास L-1 नंबर ऑफ पास है, AI डेल T माइनस टॉ I। तो ये हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा हमारे सिस्टम का। ये बना हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ वायरलेस चैनल। हर पाथ कैरेक्टराइज होगा यूनिक अटेन्युएशन से और यूनिक डिले से। यूनिक डिले, यूनिक अटेन्युएशन। अब हम अपने सिग्नल को एज इट इज सेंड तो करेंगे नहीं। अब डेल टी अगर हम इम्पल्स सिग्नल सेंड करें, एज इट इज तो सेंड करेंगे नहीं, उसको कैरियर से मल्टीप्लाई करते हैं हम कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो अगर हम कैरियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आउटपुट सिग्नल कुछ इस तरह का आएगा, रिलेशनशिप समेशन I इज इक्वल टू 0 टू L-1 AI e raised to power माइनस J
2 पाई FC। FC क्या है इसमें? कैरियर फ्रीक्वेंसी, टो आई डेल टी। अब इसके डेरिवेशन में जाऊंगा, ये रिजल्ट कहाँ से आया। हम इस रिजल्ट को एज इट इज यूज करेंगे। ये फैक्टर शो कर रहा है मल्टीप्लिकेशन विद कैरियर। कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? FC। दिस इज कैरियर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमारा रिसीव्ड सिग्नल ये आ जाएगा अगर हम इसको कैरियर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी FC 2G के केस में क्या होती है? 2G के केस में 900 मेगाहर्ट्ज होती है इन केस ऑफ 2G। 3G के केस में 2100 मेगाहर्ट्ज होती है इन केस ऑफ 3G। 4G के केस में 23 मेगाहर्ट्ज का बैंड होता है। ऑल्दो इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, किसी कंट्री में अलग अलग भी यूज हो सकता है, बस स्टैंडर्ड हम ये बात करें इंडिया की तो ऐसा हो रहा है। ओके, तो कैरियर फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी डिफर करती है। और जो डेल टॉ माइनस टॉ आई था यहाँ, और यहाँ सिर्फ डेल टॉ आया क्योंकि हमने नैरो बैंड एजम्पशन दी है। नैरो बैंड एजम्पशन, नैरो बैंड एजम्पशन क्या होती है? नैरो बैंड एजम्पशन होती है FC कैरियर फ्रिक्वेंसी इज मच मच ग्रेटर देन हमारी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी से जो हम सिग्नल ट्रांसमिट करें। तो जैसे 2G के केस में हम 900 मेगाहर्ट्ज की कैरियर फ्रिक्वेंसी यूज़ करें, लेकिन सिग्नल हमारा MT कितना होता है? 200 किलोहर्ट्ज का सिग्नल होता है हमारा। 200 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ को ट्रांसमिट करते हैं, तो 200 किलोहर्ट्ज काफ़ी कम है 900 मेगाहर्ट्ज से। तो ये नैरो बैंड एजम्पशन सही बैठती है, उस कारण से जो डेल टॉ माइनस टी आई था उसकी जगह डेल टी बच गया। इसके डेरिवेशन में ये नैरो बैंड एजम्पशन यूज हुई है। और मैं डेरिवेशन में जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्वालिटेटिवली डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यहाँ ज़्यादा मैथमेटिकल डेरिवेशन में जाना चाहता, क्वालिटेटिवली डिस्कस करना चाहता हूँ वायरलेस चैनल की कैरेक्टरिस्टिक्स को। पर ये पॉइंट ध्यान देना कि इस रिजल्ट की डेरिवेशन में नैरो बैंड एजम्पशन यूज हुई है कि FC कैरियर फ्रिक्वेंसी इज मच ग्रेटर देन सिग्नल फ्रिक्वेंसी, जो कि जनरली होती है। हम कैरियर हाई फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं। ओके, तो हमारा ओवरऑल रिसीव्ड सिग्नल ये आ जाएगा। अगर इंपल्स सिग्नल भेज रहे हैं हम कैरियर से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा रिसीव्ड सिग्नल ये आ जाएगा वायरलेस चैनल में। और जो ये फैक्टर है जो ग्रीन में मैंने ड्रॉ किया है, इसको नाम दिया जाता है फेडिंग कोफिशिएंट। समेशन I इज 0 to n-1 AI e raised to power - j 2 pi FC tau I। ये कोफिशिएंट क्या है? फेडिंग कोफिशिएंट। तो हमारा आउटपुट सिग्नल होगा फेडिंग कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय इनपुट सिग्नल। और ये फेडिंग कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू डिपेंड करेंगी टॉ आई पे और AI पे, एटेन्युएशन और डिले पे। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, फेडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू फिक्स नहीं होगी, ये चेंज कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट। इस चीज को हम देख लेते हैं। सपोज हमारे 2 पास है, 2 पास वाला सिनेरियो लेते हैं हम सिंप्लिसिटी के लिए कि हमारा सिग्नल ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में सिर्फ 2 पास है, 2 पास से पहुंच रहा है सिग्नल। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको हम H से डिनोट करेंगे, फेडिंग कोफिशिएंट को हम H से डिनोट करेंगे। तो H की वैल्यू आ जाएंगी H बिन इक्वल टू समेशन, अगर हमारे पास सिर्फ 2 पास है, L की वैल्यू 2 है, A0 e raised to power - j 2 pi FC tau naught प्लस A1 e raised to power - j 2 pi FC tau I। और हमारी कंडीशन क्या है कि A0 और A1 दोनों इक्वल है। फर्स्ट पाथ में एटेन्युएशन हो रही है, सेकंड पाथ में हो रही है एटेन्युएशन, वो दोनों इक्वल है, 1 है। और टॉ नॉट 0 है। फर्स्ट पाथ में डिले हमारा 0 है, एकदम से पहुंच जा रहा है फर्स्ट पाथ से सिग्नल। और दूसरे पाथ से हमारा डिले कितना है? 1/2 FC। तो इस कंडीशन में हमारी H की वैल्यू क्या आएगी वो कैलकुलेट करते हैं। इस केस में हमारा H हो जाएगा H विल बी इक्वल टू A0 की वैल्यू 1 ले लो, 1, और टॉ नॉट 0 है, तो यानी कि ये फैक्टर क्या बन जाएगा? e raised to power 0, e raised to power 0 प्लस A1 भी 1 है, A1 की वैल्यू 1 ही है, तो 1, और यहाँ आ जाएगा e raised to power - j 2 pi FC टॉ 1 की वैल्यू पुट करेंगे हम 1/2 FC। ये आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 1 e raised to power 0, 1 ही आएगा, प्लस 1 e raised to power -j पाई। ओके, e raised to power j पाई क्या होगा? -1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस -1 यानी कि 0। तो यानी कि इस केस में जहाँ हमारे 2 पाथ थे और फर्स्ट पाथ का डिले 0 था और सेकंड पाथ का डिले 1/2 FC था, उस केस में हमारा सिग्नल रिसीव्ड सिग्नल 0 आ जाएगा।
क्योंकि इसमें फेडिंग कोफिशिएंट 0 आ रहा है। फेडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम वाईटी निकालने के लिए इनपुट सिग्नल को। तो अगर फेडिंग कोफिशिएंट 0 आ गया तो हमारा रिसीव्ड सिग्नल भी 0 आएगा। तो इस सिचुएशन में हमने जो सिग्नल भेजा होगा पहुंचेगा हमें 0 सिग्नल। इसी चीज को हम ग्राफ के लिए देखें तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। जो फर्स्ट पास से हमें सिग्नल पहुंच रहा है कुछ ऐसा पहुंच रहा है। सेकंड पास से जो सिग्नल पहुंचा ये है टॉ1 डिले वाला सिग्नल। तो वो इतनी देर बाद पहुंच रहा है कि इससे अपोजिट हो जा रहा है वो सिग्नल। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 0 आ रहा है। इन दोनों को अगर सम करेंगे हम तो 0 आएगा। हुआ क्या, जो फर्स्ट पास से सिग्नल था और सेकंड पास से जो सिग्नल पहुंचा, वो सेकंड पास से जो सिग्नल पहुंचा वो इतने डिले के बाद पहुंचा 1/2 FC कि इससे अपोजिट हो गया वो सिग्नल। तो हमारा रिजल्टेंट सिग्नल 0 आ गया। इसी चीज को नाम दिया जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरे पास से जो सिग्नल पहुंचा उसने डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किया हमारे फर्स्ट पाथ वाले सिग्नल के साथ। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन में कि हमने सिग्नल भेजा तो है पर पहुंचा रिसीवर को 0। और जरूरी नहीं है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हो, कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। टॉ आई अब हमारा 1/2 FC की बजाय टॉ आई हमारा 1/FC है। बाकी 2 ही पास ले रहे हैं, लेकिन अब सेकंड पास से जो डिले है 1/2 FC की बजाय अगर 1/FC होगा उस केस में क्या होगा, उस केस में ऐसा होगा h will be equal to 1 e raised to power 0 plus 1 e raised to 1 minus j 2 pi fc। अभी इस फैक्टर की जगह क्या आ जाएगा 1/fc। तो ये आ जाएगा 1 plus 1 e raised to 1 minus j 2 pi। तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1 e raised to 1 minus j 2 pi की वैल्यू क्या आती है 1 नहीं होती है। तो इट विल बी इक्वल टू 1 plus 1 2। तो इस केस में हमारा सिग्नल 0 नहीं आया बल्कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। दोनों सिग्नल ने ऐड करके हमारा सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ग्राफिकली देखो इस सिचुएशन को, तो हमारा डिले कितना आया है इस केस में 1/FC, यानी कि पहुंचा तो कुछ डिले के बाद ही, लेकिन डिले इतना था कि फुल पीरियड के बराबर आ गया डिले। फुल पीरियड के बराबर आ गया डिले, तो जो हमारा सिग्नल दूसरे पास से पहुंचा वो इस तरह का ही पहुंचेगा। रिजल्टेंट सिग्नल हमारा दोनों का सम आ जाएगा। तो हमारे वायरलेस सिस्टम में 0 भी आ सकता है सिग्नल और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि डिले कितना है हमारे पास का। तो डिफरेंट डिस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा। किसी केस में हमारा सिग्नल पहुंच के कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर भी कर सकते हैं मल्टीपाथ, और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर भी कर सकते हैं, जो कि डिले पे डिपेंड करेगा और अटेनुएशन पे डिपेंड करेगा। ये बात यहीं से क्लियर हो जा रही है। जो हमारा फीडिंग कोएफिशिएंट है इसमें AI टर्म भी आ रही है जो अटेनुएशन को डिनोट कर रही है, और TI टर्म भी आ रही है जो डिले को डिनोट कर रही है। तो फेडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू AI और टॉ आई पे डिपेंड करेंगे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे वायरलेस चैनल में कि इन दोनों की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो सकती है। आवर वायरलेस सिस्टम इज टाइम वेरिंग चैनल। इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं है, टाइम वेरिंग है, टाइम वेरिंग है, टाइम वेरिंग है। देखते हैं इस चीज को। अब हमारे वायरलेस चैनल में मूविंग ऑब्जेक्ट थे बहुत सारे। अब ये बस मूव करके यहाँ चली जाती है, तो इस केस में डिले T1 आ रहा था, लेकिन अगर ये बस मूव करके दूर चलेगी तो T1 की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, डिले ज़्यादा हो जाएगा। बस मूव करके यहाँ चली जाती है, तो इस केस में हमारा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो जो इस TI की वैल्यू इस डिले से लगाएंगी, इसको एकदम T5 मान लेते हैं, तो T5 ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे डिले की वैल्यू सेम नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, क्योंकि हमारे वायरलेस सिस्टम में बहुत से मूविंग ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट अगर एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे चले जा रहे हैं तो हमारे डिले की वैल्यू चेंज हो जा रही है, और अटेनुएशन फैक्टर भी हमारा चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है वायरलेस चैनल के लिए कि आवर वायरलेस चैनल इज टाइम वेरिंग चैनल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेता हूं। वायरलेस चैनल इज टाइम वेरिंग सिस्टम। वैल्यू ऑफ अटेनुएशन एंड डिले चेंजेस विद टाइम। टाइम के साथ चेंज हो सकती है जैसे जैसे हमारे ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही है। तो हमारा फेडिंग कोएफिशिएंट है h, वो भी टाइम के साथ चेंज होगा। h इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 0 to l-1, क्योंकि इसमें ये दोनों टर्में आती है e raised to j 2 pi fc टॉ आई। तो ये फैक्टर भी हमारा टाइम के साथ चेंज होगा, क्योंकि AI और टॉ आई टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी हमारे वायरलेस चैनल में, हमारे h की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी, तो रिसीव्ड सिग्नल भी टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। कुछ पॉइंट पे हमारा रिसीव्ड सिग्नल ज़्यादा हो सकता है, कुछ पॉइंट पे हमारा डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो सकता है। तो टाइम के साथ हमारा h की वैल्यू
चेंज होंगी। हो सकता है कुछ पॉइंट पे डिले ऐसा हो जाए कि हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और कुछ पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव हो रही है। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो टाइम के साथ ए आई और टॉ आई की वैल्यू चेंज हो रही है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है और कुछ पर्टिकुलर टाइम पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है। ओके, तो एच विल चेंज विद टाइम। और ऐसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट को ही हम डीप फेड बोलेंगे। जहां पे हमारा सिग्नल इतना ज्यादा अटेन्यूएट हो गया उसको हम डीप फेड बोलेंगे। डीप फेड, डीप फेड मतलब हमारा सिग्नल बहुत ज्यादा अटेन्यूएट हो चुका है, जो मल्टीपास से कंपोनेंट पहुंचे उन सभी कंपोनेंट्स ने डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किया और हमारा रिसीव्ड सिग्नल बड़ा कम पहुंचा डीप फेड वाले पॉइंट से। ये भी डीप फेड है। तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है हमारा फेडिंग कोफिशिएंट। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे वायरलेस सिस्टम के लिए। Our wireless environment is very complicated environment because different objects are moving and we will get different values of delay at different times. ये बहुत ही complicated situation है, पर हमने अब बहुत सी टेक्निक डिस्कवर कर ली है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। बहुत सी टेक्निक्स है हमारी जिससे हम ये जो टाइम वेरिंग फेडिंग कोफिशिएंट वाली प्रॉब्लम है इसको दूर कर सकते हैं, जैसे कि डाइवर्सिटी, इक्वलाइजेशन। तो हमारे टेलीकॉम इंजीनियर्स ने ऐसे बहुत से टेक्निक्स डिस्कवर कर ली है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। इन टेक्निक्स को भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि डाइवर्सिटी और इक्वलाइजेशन से हम इस टाइम वेरिंग फेडिंग कोफिशिएंट की प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, हम डीप फेड को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये टेक्निक सामने आएगी। और इसके अलावा भी और भी चैलेंजेस है हमारे वायरलेस चैनल में, जैसे डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट, जो हमारा मोबाइल है एक जगह स्टेशनरी तो होगा नहीं, ये मूव करेगा। ये टावर की तरफ भी मूव कर सकता है, टावर से अभी भी मूव कर सकता है। तो जब रिलेटिव मोशन होगा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, तो फ्रिक्वेंसी में चेंज आ जाता है। ये अगर 900 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल भेज रहा होगा तो रिलेटिव मोशन की वजह से इसको पहुंच 900.0001 रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ मोशन, डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी ऑफ मोशन, उस चीज पे डिपेंड करेगा। इसी चीज को डॉपलर शिफ्ट का नाम दिया जाता है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे वायरलेस चैनल में। तो वायरलेस चैनल एक सिंपल इन्वायरमेंट नहीं है वायर्ड चैनल की तरह। वायर्ड चैनल में बस एक सिंगल पाथ था ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, उनके बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा था। लेकिन वायरलेस चैनल में हमारे बहुत सारे मल्टीपाथ्स होंगे जिनसे सिग्नल हमारा पहुंचेगा और कंस्ट्रक्टिवली भी इंटरफेयर कर सकता है, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर सकता है, और रिलेटिव मोशन भी होगा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। उस वजह से हमारी फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो जाएंगी, जो ट्रांसमीटर भेजेगा पहुंचेंगे इसको कुछ और। तो वायरलेस सिस्टम इज much more complicated system than wired system, but we have devised many techniques to overcome these problems. तो इन टेक्निक्स को हम आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, ये जरूर कमेंट कीजिए, और कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, वो भी कमेंट कीजिए। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।